हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो चलो रे ऑप्टिक्स का आज नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं बेटा, और आज हम स्टडी करेंगे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है बेटा, अभी तक हमने प्रिज्म की स्टडी करी थी, ग्लास स्लैब की करी थी, रियल एपरेंट डेप्थ की करी थी, और आज हम स्टडी करने वाले हैं TIR, जिसकी फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो कैसे, टॉपिक एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा। इसके क्वेश्चंस लग जाते हैं कंपटीशन में भी, और CBSE में तो लग ही जाएगा। देखो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, जब हम कोई भी लाइट रे, समझो पहले इसको, TIR होता क्या है। जब हम कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम भेजते हैं, सपोज नीचे हमने लिया है डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ऊपर है रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है बेटा, कहानी याद है, रेयर टू डेंसर जाते थे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती थी। डेंसर से अगर रेयर जाएंगे तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ये इसकी तो अब आपको हैबिट हो चुकी होगी। देखो, अब हम डेंसर से कोई लाइट रे रेयर में भेजेंगे, डेंसर मीडियम से लाइट रे को रेयर मीडियम में भेजते हैं। चलो यहां से डेंसर से एक लाइट रे गई रेयर मीडियम की तरफ, क्या होगा बेटा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करेंगे, मीडियम चेंज हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो एक नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर बेटा हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखना जरा, नॉर्मल से इंसिडेंस रे जो एंगल बनाती है वो होता है हमारा इंसिडेंस एंगल। बात समझ आ रही है। डेंसर से रेयर जा रहे हैं, डेंसर से रेयर लाइट रे जब भी जाती है अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से दूर हो जाती है। यही कहानी थी, रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, डेंसर से रेयर भेजेंगे, नॉर्मल से अवे चले जाएगी। ये तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी तक हमने TIR की कोई बात नहीं करी, रिफ्लेक्शन होगा बेटा उसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात को समझना ध्यान से। एक इंसिडेंट रे, एक लाइट रे हमने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम भेजी है, जो अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से दूर चली गई है, जो कि रूल है। चलो, अगर मैं बोलूं ये क्या होगा भाई, ये हमारा एंगल R हो गया। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल R होता है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर मैं बोलूं कि अगर हम इस इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाएं, इंसिडेंस एंगल को और इंक्रीज कर दें, बात समझना बेटा ध्यान से, इंसिडेंस एंगल को हमने और इंक्रीज कर दिया, इसके कंपैरिजन में इंसिडेंस एंगल और बढ़ा दिया, तो ये अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर अब भी अवे जाएगी नॉर्मल से, तो यहां एंगल R भी हमारा बढ़ जाएगा। बात समझो बेटा ध्यान से, डेंसर से रेयर जा रहे हैं, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से दूर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ाएंगे उतना दूर जाएगी। भाई I बढ़ रहा है, यहां R बढ़ेगा, है ना। ओरिजिनल पाथ तो अपना छोड़ना ही है उसको, और नॉर्मल से दूर जाना है, नॉर्मल से दूर जाना तो R भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, R बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इतना ज्यादा कर दिया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इतना ज्यादा कर दिया है कि वो लाइट रे नॉर्मल से इतनी दूर चली गई कि वो दोनों मीडियम के बीच से यहां से निकल गई ऐसे, यानी एंगल R उसने जो है वो 90 डिग्री बना लिया। बात समझ आई। डेंसर से रेयर, नॉर्मल से दूर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, नॉर्मल से और दूर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, नॉर्मल से इतनी दूर चली गई कि 90 डिग्री एंगल बना लिया, नॉर्मल से 90 डिग्री। डेंसर और रेयर दोनों सरफेस के बीच से ऐसे निकल गई जहां दोनों सरफेस मीट कर रहे थे। इस एंगल को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना ले, यानी डेंसर और रेयर मीडियम जहां मीट कर रहे हैं वहां बीच से निकल जाए। इसको ग्रेजिंग इमरजेंस भी बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस। बात समझी बेटा ध्यान से। देखो, ग्रेजिंग दोनों मीडियम के बीच से घिसते हुए निकल गई, ग्रेजिंग घिसते हुए। फिर से बताता हूं,
डेंसर से रेयर, नॉर्मल से दूर जाएगी ओरिजिनल पाथ छोड़ के। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया और दूर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि एंगल आर 90 डिग्री हो गया। नॉर्मल से रिफ्रेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री बनाते हुए निकल गई ऐसे। तो इस इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। IC से इसको डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ आई? TIR अभी भी नहीं हुआ है, कंडीशन को समझते रहो ध्यान से। TIR में तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अभी तो रिफ्रैक्शन चल रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया और दूर गई, और बढ़ाया और दूर गई, और बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल आ गया कि 90 डिग्री बना दिया नॉर्मल से। अब इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हमने बढ़ा दिया। अब जैसे ही इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी बेटा उसी मीडियम में, और ये बनेगा हमारा एंगल आर। एंगल आर जो है इस केस में 90 डिग्री से भी बड़ा हो जाएगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंस एंगल को हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, तो वो जो 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही थी उससे भी ज्यादा, यानी जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस आ गई। तो एक तो रिफ्लेक्शन हो गया बेटा, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कराने जा रहे थे रिफ्रैक्शन, हो गया है रिफ्लेक्शन, TIR। बात समझ आई बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी जब ज्यादा कर देंगे तो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। इस फिनोमिना को TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन दो चीजें याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR के लिए हमेशा ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, लाइट रे जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। भाई रेयर से डेंसर अगर लेके आओगे तो वो तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, उसमें तो TIR कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है ना? TIR तो हमेशा लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, तभी हो सकता है। वो भी कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दोगे, और क्रिटिकल एंगल पे आपको पता है 90 डिग्री आर हो जाता है, ग्रेजिंग हो जाती है। जब उससे भी ज्यादा एंगल आप कर दोगे तब आपका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है बेटा? चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फटाफट छाप लो। छाप लिया बेटा? चलो देखो बेटा, ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है, ये TIR की कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन की हमें कोई जरूरत थी नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, तो इसको रफ कर देते हैं। अब याद रखो सिर्फ क्रिटिकल एंगल की कंडीशन और TIR। TIR कब होगा? जब एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा TIR हो गया। क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग हो जाएगी, जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे वो नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना लेगी। अब देखना जरा, क्रिटिकल एंगल अगर हम फाइंड करें, क्रिटिकल एंगल अगर हम फाइंड करना चाहें तो इस इंसिडेंट पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इस पॉइंट पर जहां क्रिटिकल एंगल वाली जो कंडीशन हमारी बन रही है बेटा, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ होता है साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू जिसमें जा रहे हैं अपॉन जिससे जा रहे हैं। ये μ2 है, नीचे डेंसर मीडियम है ना। साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू μ1 बाय μ2। कोई दिक्कत? सिंपल स्नेल्स लो, साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू जिसमें जा रहे हैं अपॉन जिससे जा रहे हैं, μ1 में जा रहे हैं μ2 से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो साइन I क्या है? I बेटा इस समय है, अगर हम क्रिटिकल एंगल की स्टडी कर रहे हैं तो इस समय इंसिडेंस एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल है, तो हम लिख सकते हैं इसको IC अपॉन साइन R। कितना बन रहा है बेटा क्रिटिकल की कंडीशन में? R तो 90 डिग्री बन रहा है सर, तो यहां R की जगह आ गया 90 डिग्री। μ1 सपोज बाहर एयर है ना, एयर रेयर मीडियम है, नीचे वाटर है, वाटर से एयर में जाएगी तभी तो TIR होगा, डेंसर टू रेयर की कंडीशन है। तो सपोज अगर बाहर एयर है तो μ1 की वैल्यू 1 हो गई।
नीचे कुछ भी डेंसर मीडियम हो सकता है, वाटर हो, ऑयल हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, तो उसको म्यू टू ही रहने देते हैं अभी, है ना, डिपेंड करेगा वाटर होगा क्या होगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से साइन IC आ गया बेटा 1/μ या μ2, है ना, μ2। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई दिक्कत, तो यहां से IC हम निकाल सकते हैं कितना, साइन इनवर्स 1/μ। यहां से इजीली हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर ही हमारा TIR होता है। कंडीशंस में लिख देता हूं, यहां याद रखना इस चीज को बिल्कुल, जब तक हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तब तक हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन प्रोसेस चलेगा, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। लाइट रे डेंसर से रेयर चली जाएगी, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से दूर चली जाएगी। लेकिन अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, ये वाली कंडीशन जो अभी हमने कैलकुलेशन करी है, इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेजिंग हो जाएगी। ग्रेजिंग यानी R जो है 90 डिग्री का बन जाएगा, दोनों मीडियम के बीच से चीरती हुई एकदम घिसते हुए चली जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जादू TIR हो जाएगा बेटा। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR हो जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। ये कंडीशन बिल्कुल याद रखी जानी चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखा रहना चाहिए, बहुत काम में आएगा। फटाफट नोट कर लो, बहुत इजी सी कैलकुलेशन करवाई है आपको। क्रिटिकल एंगल वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाया है, μ1 1 है, अगर बाहर एयर है ना है तो μ1 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एयर की जगह कोई और रेयर मीडियम हो सकता है तो μ1 रहेगा, μ1/μ2, μ2 डेंसर मीडियम है। IC हमें निकालना ही है, R 90 डिग्री होगा, लेकिन क्रिटिकल एंगल पे R 90 डिग्री होगा। ये फॉर्मूला एयर के लिए हमने प्रूफ कर दिया, फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया बेटा नोट। चलो अब इसको कर देते हैं रफ, और थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे भी, और कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखा जाए ये फॉर्मूला और TIR की कंडीशन। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, नीचे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 3/2 1.5 है ना, और पूछा है क्रिटिकल एंगल कितना होगा। इस फिनोमिना में क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल का जस्ट अभी हमने बेटा फॉर्मूला ड्राइव किया था, IC = साइन इनवर्स μ1/μ2। बहुत आसान सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स μ1 वहां भी हमने 1 रखा था, बाहर एयर है, यहां भी 1 है हमारा 1, μ2 की वैल्यू 1.5, साइन इनवर्स 1/1.5, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। वैसे मेरे हिसाब से जो है लगभग 42 डिग्री मान लो उसको, 42 डिग्री होती है, 41.89 करके कुछ आता है, गूगल से देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, या टेबल से देख लेना। एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है बेटा। अगर नीचे वाटर है या ग्लास है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो, ग्लास हो, कोई भी डेंसर मीडियम हो, तो एक एग्जांपल था, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। अब बात करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं वैसे, है ना, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। अब देखो होता क्या है बेटा, TIR पे जो क्वेश्चंस बोर्ड में लग रहे हैं ना आजकल, पिछले 4 5 6 सालों से, वो ट्रेस द पाथ वाले लग रहे हैं। ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन पिछले 2 4 5 10 साल से बोर्ड के पेपर में हर बार लग रहा है, और कंपटीशन में भी लग जाता है। इसमें क्या होगा, आपको कोई डायग्राम गिवन होगा, जैसे ये एक ट्राइंगल गिवन है, ये सपोज किसी मीडियम का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, जो हमने अभी लिया था उसमें 42 हमने निकाली थी, वो हमें वैल्यू याद है, इसलिए उसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और बाहर सपोज एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका हो गया 1.5। सपोज ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री,
ये एंगल भी 45 डिग्री, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। और यहां कोई लाइट रे उन्होंने बनाई हुई है जो कि परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है इस ग्लास ट्राइंगुलर प्रिज्म या कुछ भी कह लो ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। ऐसा क्वेश्चन बेटा बोर्ड में हर बार लग रहा है, हर साल। ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, कोई भी डायग्राम गिवन होगा, ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है ना। क्वेश्चन देखो, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना, रेयर से डेंसर। देखो जो एंटर कर रही है लाइट रे जो एंटर कर रही है 90 डिग्री से कर रही है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो हमेशा नॉर्मल एक्ट करती है, और नॉर्मल से कोई लाइट रे जाती है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। यहां से ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी है बेटा, हमने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन इतना ही था कि इतनी लाइट रे यहां तक दी हुई है, ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, ट्रेस करना था पाथ। अब चलो ये तो 90 डिग्री से आ रही थी, ये एंगल 90, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल 90, ये 45, तो ये एंगल भी 45। ध्यान से समझना बात को। अब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, रेयर से डेंसर में एंटर करा दी, एज अ नॉर्मल जा रही थी, करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी आती है, बाहर तो एयर है, अंदर डेंसर है, अंदर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज्यादा है ना, तो बाहर रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है। अब क्या करें, क्या पता TIR हो जाए, क्या पता ग्रेजिंग हो जाए, और क्या पता रिफ्रैक्शन ही हो खाली। कंडीशंस लिख देता हूं एक बार, फिर से याद दिलाते हैं आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर छोटा होगा क्रिटिकल एंगल से तो बेटा सिंपल रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस IC के बराबर होगा तो बेटा ग्रेजिंग हो जाएगी, है ना, ऐसी कुछ कंडीशन थी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से तो हमारा TIR लगेगा। ये हमने कंडीशन जस्ट अभी अभी पढ़ी है इसी वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो, यहां तक की कहानी ट्रेसिंग की थी आसान, 90 डिग्री से सीधी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बना इंसिडेंट पॉइंट और मीडियम हो रहा है चेंज, अंदर डेंसर बाहर रेयर। क्या होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कर लीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर ली। अब कंडीशन देखनी पड़ेगी, कहीं एंगल I IC से छोटा होगा तो ये रे बाहर निकलेगी, एंगल I IC के बराबर होगा तो दोनों मीडियम के साथ साथ ग्रेजिंग करते हुए जाएगी, और एंगल I IC से बड़ा होगा तो वापस अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, TIR लग जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल इंसिडेंस एंगल होता है, कितना होना चाहिए बेटा, यहां देखो जरा ध्यान से देखना, ये मीडियम की जो लाइन है अंदर डेंसर बाहर रेयर, ये जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये हमेशा मीडियम के परपेंडिकुलर होती है, और ये मीडियम के परपेंडिकुलर है और ऊपर वाला एंगल 45 है, तो क्या नीचे वाला एंगल 45 डिग्री का नहीं हो गया? यस सर, बिल्कुल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री अगर हो गया तो याद करो 1.5 और 1 वाली कंडीशन में हम IC पहले ही निकाल चुके हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में 42 डिग्री, इसलिए मैंने वही वैल्यू ली है जिससे याद रहे, वरना IC यहां से निकाल सकते हो। IC का फॉर्मूला साइन इनवर्स μ1/μ2, ठीक है, साइन इनवर्स 1/1.5, इसकी वैल्यू लगभग 42 डिग्री होती है, ऑलरेडी IC हमारे पास है इस वैल्यू के लिए, ठीक है। अब जरा देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, क्रिटिकल एंगल 42, कौन सी कंडीशन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, TIR हो गया बेटा इसमें, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की कंडीशन है जितने एंगल से लाइट रे आई है 45 उतने ही एंगल से लाइट रे जाएगी। बात समझ आई? इतनी ट्रेसिंग में कोई दिक्कत? अब यहां का एंगल हमें कुछ नहीं पता, अभी बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी क्या होगा अभी देखेंगे। यहां तक की ट्रेसिंग में बताओ कोई दिक्कत? ये 45 था, ये पूरा 90 था, तो ये 45 हुआ, ये 45 42 से बड़ा है तो TIR की कंडीशन है, TIR है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो जितने एंगल से गई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। चलो ये कहानी तो बहुत बढ़िया थी। अब ये नॉर्मल
सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है बेटा, ये वाला, ये पूरा एंगल 90 है और ये 45 है, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा? सर ये तो 45 डिग्री हुआ। बहुत बढ़िया, 45 डिग्री हुआ। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये एंगल 45, ये एंगल 45, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना हुआ बेटा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, और नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी तो एकदम सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये हो गई ट्रेसिंग। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हर बार लग रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बेटा, बहुत आसान है। आराम से देखो, ये 3 कंडीशंस याद रखो, सारा काम निकल जाएगा इन्हीं 3 कंडीशन से। चलो फटाफट नोट कर लो, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, रफ कर दूं। ये वैल्यू बेटा, म्यू की वैल्यू थोड़ी देर के लिए यही रखते हैं, बाकी कुछ और भी हो सकती है, तो आईसी आप निकाल सकते हो। थोड़ी देर के लिए आईसी को 42 ही रखो। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, कर दें रफ। चलो देखो बेटा, अब अगर मैं बोलूं, अगर और देखते हैं आईसी की वैल्यू 42 ही रखते हैं, इसी पे एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज इस बार कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है कि ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, और यहां से लाइट रे एंटर कर रही है एकदम 90 डिग्री से, और कहा हुआ ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। वही सेम कंडीशन, 90 डिग्री से जब एंटर करेगी तो एकदम नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी और सीधी एकदम बिना डिफ्लेक्शन के पहुंच जाएगी अंदर। अब यहाँ डेंसर टू रेयर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 1.5, उसी के लिए आईसी 42 के लिए कर रहे हैं। बाहर एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, डेंसर से रेयर, अब कौन सी कंडीशन लगेगी चेक करनी पड़ेगी। चलो ये एंगल 30, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा? 60 डिग्री। इंसिडेंट पॉइंट पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ किया तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ये पूरा एंगल 90, ऊपर वाला 60, तो एंगल अंदर वाला एंगल हुआ बेटा 30 डिग्री। 30 डिग्री हुआ, इंसिडेंस एंगल 30, क्रिटिकल एंगल 42। इस बार तो टीआईआर नहीं हो रहा, हर बार नहीं होगा टीआईआर, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, क्रिटिकल 42 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल से, सिंपल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने का मतलब टीआईआर नहीं, अंदर नहीं, बाहर निकल जाएगी लाइट। ठीक है बेटा, कितने एंगल से? एंगल आप निकाल सकते हो, और कितना होगा स्नेल्स लॉ से? sin I by sin R is equals to μ1 by μ2 sin 30 डिग्री अपॉन sin R is equals to μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 1.5। यहाँ से आप R इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा जरूरी नहीं है हर बार TIR ही लगे। ट्रेसिंग के क्वेश्चन में मानते हैं 99% TIR पे ही आएगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में लाइट रे बाहर भी निकल जाती है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा बनेगा, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो आई होप ट्रेस द पाथ वाले क्वेश्चन आप, ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन अब आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर दो। चलो बेटा हो गया ना। अब देखो, अगर चलो ये तो बात थी जब μ2 की वैल्यू 1.5 थी, μ1 की वैल्यू 1 थी, तो IC 42 था। उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल आपको करवा दिए। अब इस एंगल पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी तरफ से कर सकते हो, लेकिन आप एंगल ऑफ या क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। अब कुछ ऐसी कहानी है, अगर हम बात करें कि सपोज इस बार जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 की वैल्यू जो है वो √2 दे रखी है। ठीक है बेटा, √2, और ये एंगल सपोज हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। वही सेम कंडीशन ले लेते हैं, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। बाहर एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और लाइट रे सीधा एंटर कर रही है 90 डिग्री के एंगल से। सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो एक बार खुद से ट्राई कर लो, फटाफट एक बार खुद से ट्राई कर लो, आगे देखते हैं। फिर किया बेटा ट्राई, चलो अब कराते हैं इसको। देखो
इस बार जो है अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं है, तो पहले हमें आईसी निकालना पड़ेगा। आईसी का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है सर, साइन इनवर्स μ1 बाय μ2, है ना। ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू √2, और 1/√2 कब होता है, 1/√2 साइन में 1/√2 हो जाता है सर 45 डिग्री पे, तो ये 45 आ गया, आईसी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इस बार भाई साइन में याद करो, साइन में साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 45 1/√2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आईसी इस बार आ गया 45 डिग्री। चलो अब 90 डिग्री से लाइट रे एंटर कर रही है, सीधी एकदम अंदर जाएगी, 90 डिग्री से ही अंदर जाएगी, और ये बना इंसिडेंट पॉइंट। यहां हम ड्रॉ करेंगे क्या, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल 90, ये 30, ये 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल बना 30 डिग्री। बहुत अच्छे से जानते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी 2 एग्जांपल कर चुके हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 और क्रिटिकल एंगल 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। और आर कितना बनेगा, वो जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह आप स्नेल्स लॉ से यहां इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलो फटाफट इसको नोट कर लो। हो गया बेटा नोट। चलो अब एक क्वेश्चन ग्रेजिंग वाला भी करवा दें, एक क्वेश्चन ग्रेजिंग वाला भी करवा दें। चलो करवा देते हैं। देखो बेटा इस बार क्या हुआ, आईसी की वैल्यू यही रख रहा हूं फिर से। देखो जरा, ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है। आईसी तो हमारा 45 आ रहा था, तो μ2 हमारा वही ले लेते हैं पहले वाला √2, और μ1 ले लेते हैं 1। सपोज ये एंगल है इस बार 45 डिग्री, ये एंगल भी है 45 डिग्री, और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ऐसी कुछ कंडीशन है, और यहां से लाइट रे एंटर कर रही है एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस 90 डिग्री से। 3-4 एग्जाम्पल कर चुके हो, फटाफट करना इस क्वेश्चन को, सीधी जाएगी एकदम 90 डिग्री से। इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 45, तो ये एंगल भी 45, ये पूरा 90 होता है, ये 45, तो नीचे वाला 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल ये भी 45 डिग्री। एंगल आई सी दोनों इक्वल, ग्रेजिंग की कंडीशन आ गई। ग्रेजिंग की कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल दोनों मीडियम के बीच से ऐसे ग्रेज करते हुए निकल जाएगी। ये एंगल भी कितना बनेगा 45 डिग्री, और ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट कर लो। ये हो गई ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एमरजेंस। ग्रेजिंग का क्वेश्चन भी हो गया, रिफ्रैक्शन का भी हो गया, टीआईआर का भी हो गया। अब ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट के क्वेश्चन भर भर के आप बुक्स में जहां भी मिले फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेना। चलो नोट कर लो इसको फटाफट। चलो हो गया बेटा नोट, बहुत बढ़िया। अब आप ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। क्या याद रखना है, एक तो आईसी जरूर निकाल लेना, और ये तीनों कंडीशन, कब टीआईआर लगेगा, कब ग्रेजिंग होगी, कब रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन याद रखना, तो बहुत ही आसान काम है ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलते रहेंगे। चलो अब पढ़ते हैं। देखो बेटा अब हमें एक चीज पढ़नी है टीआईआर के अंदर ही, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, बोर्ड वगैरह में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस टॉपिक पे कंपटीशन में जरूर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। देखो होता क्या है, नीचे सपोज हमारा कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ऊपर कोई रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। सपोज नीचे पानी भरा हुआ है, वाटर मान लो, पानी भरा हुआ है, और यहां से हम डेंसर मीडियम से टॉर्च जलाएं। टॉर्च आती है ना गोल वाली, यहां से एक टॉर्च जलाई, यहां एक सोर्स दे दी हमने। कौन सी सोर्स, लाइट सोर्स। सपोज एक टॉर्च यहां से जलाई,
तो आप ऊपर से अगर यहां से अगर आप देख रहे हो, यहां आपकी आई है, यहां से अगर आप देख रहे हो तो इस पानी के सरफेस पे पूरा उस टॉर्च का एक बड़ा सा सर्कल दिखाई देता है। प्रैक्टिकली अगर कभी किया है तो देखना इस चीज को, पानी के अंदर से टॉर्च मारना और उस टॉर्च का एक बड़ा सा सर्कल ऊपर, लाइट का एक सर्कल बना हुआ दिखाई देगा पानी के ऊपर। देखो क्यों बनता है, वो हमारी TIR की वजह से ही बनता है। देखो कैसे, सपोज यहां से एक लाइट रे निकली सीधी, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एकदम सीधी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लाइट रे यहां से निकली, यहां गई, नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ था, बाहर एंगल R से वो रिफ्रेक्ट हो गई, ठीक है। और आगे वाली लाइट रे गई, यानी यहां नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है पहले वाले एंगल से थोड़ा बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल R भी बढ़ेगा, एंगल R भी बढ़ गया। एक कंडीशन ऐसे आई कि यहां एक लाइट रे गई और वो जो नॉर्मल ड्रॉ किया था वहां पे क्रिटिकल एंगल बन गया। क्रिटिकल एंगल से पहले जितनी भी लाइट रेज थी तब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा था, तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, बाहर लाइट रे निकल जा रही थी। अब क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग हो गई, यहां से लाइट रे निकल गई। और इससे भी आगे अगर कोई लाइट रे भेजें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो इस कंडीशन में तो आई जो है वो IC से बड़ा हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, TIR का फिनोमिना। खैर TIR से हमें कुछ नहीं लेना अभी, क्रिटिकल एंगल से पहले पहले जो लाइट रेज हैं हमारी वो बाहर निकल रही हैं। यही कंडीशन कुछ इधर भी होगी, लाइट रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज एंगल आई, बाहर चली गई R से, यहां लाइट रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल आई थोड़ा बड़ा, एंगल R थोड़ा और बढ़ गया, यहां लाइट रे आई, क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से समझना बेटा, यहां जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो लाइट रे ने ग्रेजिंग कर दी, सेम एंगल से चली गई। इससे आगे लाइट रे जाएगी तो तुम्हें पता है क्या बनेगा, TIR बनेगा, I जो है वो बड़ा हो जाएगा IC से और वो वापस इसी में आ जाएगी। अब बात देखो, ध्यान से समझो, क्रिटिकल एंगल के बाद तो लाइट रे वापस अंदर चली जा रही है, उसको हम कैसे देख पाएंगे। जो बाहर लाइट रेज आ रही हैं, देखो क्रिटिकल एंगल तक, क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग हो गई, तो जस्ट क्रिटिकल एंगल से पहले वाली और ये जितनी भी लाइट रेज हैं यहां से यहां तक, ये सारी की सारी लाइट रेज बाहर निकल रही हैं। तो यहां से देखो ये एक सर्कल बन रहा है, ये क्रिटिकल एंगल कहां गया, कहां गया, कहां गया क्रिटिकल एंगल, ये एक सर्कल बन रहा है बेटा। देखो यही सर्कल हमें दिखाई देता है बेटा ऊपर, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखो क्रिटिकल एंगल के बाद, क्रिटिकल एंगल पे तो ग्रेजिंग हो गई, इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो वापस रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जस्ट क्रिटिकल एंगल से पहले यहां से यहां तक ये जितनी भी लाइट रेज थी उन सब में तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, वो सारी बाहर निकल रही थी, तो वहां एक सर्कल जो बनता है उस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बात समझ आई बेटा, इतनी बात समझ आई, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखना जरा, सपोज इसकी जो डेप्थ है या हाइट है उसको मान ले h, हाइट हो गई h, और रेडियस जो बन रही है इस सर्कल की, रेडियस को मान ले r, सपोज ये हो गई r, रेडियस हो गई r, हाइट हो गई h, कुछ ऐसा बन रहा है देखो, है ना, ये एंगल थीटा, ये r, और ये इधर जो है हाइट बन रही है h, ऐसा कुछ सीन बन रहा है। अगर मैं बोलूं इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालो तो tan क्या होता है, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी r बाय h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अगर बोला जाए रेडियस कितनी होगी इस सर्कल की, तो रेडियस होगी h tan थीटा, h tan थीटा। कोई दिक्कत बेटा, चलो इतना नोट करो, फटाफट से नोट कर लो, ये था हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नीचे से अगर पानी में से टॉर्च लगाएंगे तो वो ऊपर एक सर्कल बनाएगी, जो ऊपर से हमें दिख रहा है, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से इसको छाप लो। चलो हो गया बेटा नोट। चलो अब अगर मैं बात करूं बेटा कि बाहर जो रेयर मीडियम है वो एयर है,
बाहर जो रेयर मीडियम है वो एयर है। तो इसके लिए हमने इस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर बात करें, क्रिटिकल पॉइंट पे हमने ध्यान से देखना बेटा साइन आईसी की वैल्यू निकाली थी। साइन आईसी की वैल्यू थी 1/μ। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 हो गया था, अंदर का कुछ भी हो सकता है, म्यू ले लो या μ2 ले लो। μ2 हमने लिया हुआ है, μ2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू निकाली थी। अच्छा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें पी बी पी अपॉन एच एच बी, जहां से हमने अभी टेन थीटा भी निकाला था, उसकी अगर बात करें तो देखो जरा साइन इसमें क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइपोटेनियस तो है μ2 और उसका एंगल के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 1। ऐसी कुछ कहानी है ना? ऐसा ही है ना? ध्यान से देखो बेटा, ये μ2, ये 1, ये एंगल IC, ऐसी कुछ कहानी है इस क्रिटिकल एंगल पर। इस क्रिटिकल एंगल पर साइन IC हमने निकाला था 1/μ2। पहले वाली कंडीशन है ये जो अभी इस पूरी वीडियो में हमने पढ़ी है, साइन IC 1/μ2, जब बाहर एयर होगी, नीचे कोई डेंसर मीडियम μ2 होगा। तो साइन अगर हम देखें किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई, हाइपोटेनियस की μ2 हो गई, कोई दिक्कत? अब अगर मैं बोलूं कि यहां से बेस की वैल्यू निकालो, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू निकाल लोगे μ2 का स्क्वायर -1। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस अगर हमें निकालना हो तो अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है μ2, तो बेस हमारा आ जाएगा अंडर रूट μ2 का स्क्वायर -1। वही मैंने यहां लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? अब सर ये तो IC की टर्म में हमने देखा है, IC साइन IC था, यहां तो थीटा है, कुछ रिलेशन बन नहीं रहा। अब जरा इस चीज को देखो ध्यान से, ये नॉर्मल है, ये एंगल हमारा IC है, ये एंगल हमारा IC है, और ये पूरा एंगल जो था हमारा, ये एंगल थीटा था, ये तो था थीटा, यहीं से तो निकाला था। देखो ये ट्राइंगल मैंने ऊपर बनाया था थीटा, ये रेडियस थी इस सर्कल की, ये हाइट थी इस सर्कल की, ये पूरा एंगल जो बन रहा था ये थीटा था। टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी r/h इस ट्राइंगल से, तो r था h टेन थीटा। अब टेन थीटा हमें लेके आना है कहीं ना कहीं से, उसके लिए ही हम ये प्रयास या प्रयत्न कर रहे हैं। देखो साइन IC 1/μ2, यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर 1 था, हाइपोटेनियस μ2 था, हमने बेस निकाल लिया, बेस आ गया अंडर रूट μ2 स्क्वायर -1। तो क्या आप देखो जरा, ये एक लाइन नॉर्मल है और ये एक लाइन नॉर्मल है, ये एंगल IC है, ये एंगल थीटा है, तो क्या दोनों एंगल बराबर नहीं है? इस लाइन को देखो जरा, ये लाइन ऐसे काटती हुई जा रही है, यहां बना देता हूं, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, ये ऐसे काटती हुई जा रही है। ये एंगल IC है और ये एंगल थीटा है, ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, तो IC तो थीटा के बराबर है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं R इज इक्वल्स टू H tan IC, R इज इक्वल्स टू H। अब इस ट्राइंगल से जरा tan IC की वैल्यू बता दो। tan IC होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 अपॉन अंडर रूट μ2 का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट μ2 का स्क्वायर -1, यहां से रेडियस आ गई h अपॉन अंडर रूट μ2 का स्क्वायर -1, हेंस प्रूव्ड। यहां से आप हाइट की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया होगा, तो इजीली आप इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की रेडियस को फाइंड कर सकते हो। सीबीएसई में इसके चांसेस कम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आने के, लेकिन कंपटीशन में रेडियस पूछी जा सकती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की। ठीक है बेटा, आराम से इसको देख लो, आराम से इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया बेटा नोट। अब देखो ये तो था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपने पढ़ लिया, उसकी रेडियस हमने निकाल ली, TIR हमने पढ़ा, ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चंस करे। अब
TIR की कुछ एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है। TIR हम कहां कहां देखते हैं, क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। कहां कहां हमें TIR देखने को मिलेगा। अब TIR की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो चीजें इसमें पढ़नी है। एक तो मिराज, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और दूसरा पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर। ये हम आजकल यूज करते हैं। अपना नेट वेट सबके घर में लग रहा होगा बेटा, वाईफाई सबके घर में लग रहा है। ऑप्टिकल फाइबर नाम आपके लिए कोई नया नहीं है, जानते हो आप अच्छे से। चलो इन दोनों को अब हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। दोनों ही बेटा थियोरेटिकल टॉपिक हैं, दोनों ही बिल्कुल थ्योरी के बेस पे सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल इन पे कुछ नहीं है। TIR की एप्लीकेशन है, बहुत इजी से टॉपिक है। फटाफट से इसको समझा देता हूं मैं आपको। देखो पहले पढ़ते हैं मिराज क्या होता है। देखो डेजर्ट्स की अगर बात करें, डेजर्ट्स में जब बहुत हॉट या समर चल रहा हो, समर सीजन चल रहा हो, अगर हम बात करें डेजर्ट में समर सीजन चल रहा हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, हीट बहुत ज्यादा हो, अर्थ सरफेस पे अगर हीट बहुत ज्यादा हो तो अर्थ सरफेस के आसपास जो लेयर्स हैं वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। बात समझना बेटा ध्यान से। अगर हम किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल्स तेज तेज भागने लगेंगे। पार्टिकल्स तेज तेज भागने का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। याद रखना इस बात को। टेम्परेचर या हीट जब भी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम हो जाएगा। याद रखना इस बात को। टेम्परेचर या हीट जब भी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम हो जाता है। इस बात को याद रखना। यही हम मिराज में यूज करने वाले हैं बेटा। देखो होता क्या है, सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, ध्यान से समझना। ये है हमारा अर्थ सरफेस, उसके ऊपर लेयर्स हैं, है ना, लेयर्स हैं। सपोज यहां कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ए ऑब्जेक्ट है। देखो होता क्या है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, समर का सीजन है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अर्थ सरफेस के जो ऊपर वाली लेयर्स हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है एज कंपेयर टू जो सबसे ऊपर है। भाई यहां थोड़ा कूल होगा मौसम और यहां थोड़ा हॉट होगा। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सन से लाइट रे आई इस ऑब्जेक्ट पर, ए ऑब्जेक्ट जो था, ठीक है। इस ए ऑब्जेक्ट से लाइट नीचे चल रही है। हम यहां हैं, यहां से कहीं देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने है बहुत दूर। सन से लाइट रे आई, सन से लाइट रे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी और वो नीचे की तरफ चल दी। अब देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हीट बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, यानी हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जैसे ही ट्रेवल करेंगे, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़कर नॉर्मल से दूर जाएगा। ऐसी कुछ कहानी होगी। फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है और दूर जाएगा, है ना, और दूर जाएगा। यहां एक और लेयर बना देता हूं मैं। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा। भाई घटते 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 डेंसर से रेयर जा रहे हैं, बार बार रे अवे होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और सपोज यहां कहीं हम हैं और देख रहे हैं, यहां हमारी आई है और हम देख रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले लेना, यहां से हम देख रहे हैं, तो ये लाइट रे हमें ऐसा लगेगा पीछे से कहीं आ रही है। तो इसकी यहां, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसकी यहां एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी ए डैश, है ना। इसको देखो, कभी कभी आप ऐसा लगता है रोड पे जब आप चल रहे हो, बाइक से कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको दूर कहीं ऐसा लगता है पानी रोड पे पानी पड़ा, जैसे पास जाते हो गायब हो जाता है। या दूर से ऐसा लगता है यार ये पेड़ की परछाई हमें रोड पे क्यों दिखाई दे रही है, तो ये रोड जो है मिरर की तरह क्यों बिहेव कर रही है। वो कुछ नहीं होता, वो बेटा क्या होता है, मिराज। ये एक इल्यूजन है, ये एक धोखा है, इल्यूजन है। परछाई उसकी एक बन जाती है, उसकी एक इमेज दिखती है हमें। क्यों दिखती है? TIR होता है वहां पे। TIR होता है
हीट के कारण अर्थ सरफेस के पास की लेयर जो है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने से हीट बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। सन से लाइट रे ऑब्जेक्ट से टकरा के जो आ रही है वो डेंसर से रेयर जा रही है, TIR की कंडीशन हो जाएगी एक टाइम पे आके, वो लाइट रे बेटा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो हम जो देख रहे होंगे हमें कुछ ऐसा लगेगा वो लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है और उसकी एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी जो कि हमें दिखती है। ये है मिराज। कोई दिक्कत? चलो थ्योरी व्योरी बेटा छाप लेना, बुक में बहुत थ्योरी मिल जाएगी, थ्योरी छापने में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिराज समझ आया। फटाफट से ऑप्टिकल फाइबर भी देख लेते हैं। ये तो मिराज की कंडीशन थी। थियोरेटिकल टॉपिक है बेटा दोनों, कुछ नहीं करना, कहानी अपनी पढ़नी है, कहानी समझ में आनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर देखो, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा बेटा ग्लास का बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपके घर में भी बेटा देखो नेट वेट आप यूज करते हो, वाईफाई लगा हुआ होगा, ऑप्टिकल फाइबर जरूर सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर वाला वाईफाई आजकल बहुत चल रहा है। देखो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक तार होता है, एक ग्लास का बना हुआ वायर, एक ग्लास का बना हुआ वायर। कितना पतला? हेयर, बाल जितना पतला, बाल जितना पतला ग्लास का बना हुआ एक वायर होता है जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। सर इसमें TIR का क्या यूज है? देखो इसमें TIR का क्या यूज है। देखो ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है, पहले काम देखो। वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल या कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम है ऑप्टिकल फाइबर का। पहले ऑप्टिकल फाइबर नहीं होते थे, नेटवेट कैट 6 केबल से चलता था, कैट 6 केबल से चलता था, बहुत स्लो स्पीड आती थी क्योंकि स्लो नेट आता था। अब ऑप्टिकल फाइबर चलने लगे हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में हो रहे हैं। फायदा क्या हुआ? देखो ऑप्टिकल फाइबर ग्लास का बना हुआ एक तार है, देखो कुछ ऐसा कुछ तार होता है ऑप्टिकल फाइबर। देखो बेटा जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं कोर, जो उससे ऊपर वाली है उसको बोलते हैं क्लैडिंग, और जो उससे ऊपर वाली है इसको बोलते हैं बफर कोटिंग। बफर कोटिंग तो मतलब उसके ऊपर रबड़ की हमने पूरा उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है जिससे जल्दी से वो टूटे ना। मेन काम जो है वो कोर और क्लैडिंग का है। कोर और क्लैडिंग से हमारा ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ है पूरा बेटा एक ग्लास का, कांच का, बाल जितना पतला, हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर, बाल जितना पतला ये वायर होता है। इसमें होता क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई होता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। हम करते क्या है, इसमें लाइट की फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। जो ट्रांसफर हम करते हैं ऑडियो, वीडियो या इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो बेटा लाइट की फॉर्म में करते हैं, याद रखना। और लाइट की स्पीड आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत तेज है। तो पहले कैट 6 चलते थे, अब ऑप्टिकल फाइबर है। पहले स्लो नेट चलता था, अब तो लाइट की स्पीड से आता है बेटा, बहुत तेज नेट आता है। देखो होता क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, उसके ऊपर क्लैडिंग, दोनों ग्लास की बनी हुई है, ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो हम जो इंसिडेंट रे, जो लाइट रे भेजते हैं वो ऐसे एंगल से भेजते हैं कि यहां TIR की कंडीशन हमेशा लगती रहे और ये कोर के अंदर TIR करते करते ऐसे ट्रेवल हमेशा करता रहे, क्योंकि अंदर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई यानी डेंसर मीडियम, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर ही हमेशा क्या होता है हमारा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हमेशा इसमें बेटा हम ऐसे एंगल से इस लाइट रे को भेजते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहे और ये कोर के अंदर फटाफट लाइट की स्पीड से सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा।
ये थी TIR की दोनों एप्लीकेशन, मिराज और ऑप्टिकल फाइबर। दोनों ही थियोरेटिकल टॉपिक हैं, दोनों मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिए हैं। रही बात थ्योरी की, थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगी, छापने को कितनी भी छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात है दोनों टॉपिक समझ में आने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो बेटा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से TIR क्लियर हो गया होगा। उसके कुछ हमने ट्रेस द पाथ वाले क्वेश्चन किए, वो भी क्लियर हो गए होंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब आपको मिले वो सारे कर लेना। एप्लीकेशन दोनों मैंने आपको समझा दी, डायग्राम से बता दिया, सब कुछ बता दिया कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, पढ़ते रहो, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो बेटा, मेहनत बहुत चल रही है, पढ़ो, बोर्ड के पेपर आपके आने वाले हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।